तो हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे ये हमारा जो हमने सिक्स्थ टेस्ट किया था अलाइड का उसका सेकंड पार्ट है और 100 के बाद के क्वेश्चंस जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। जिसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है वो होता है चीफ सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, इरिगेशन की स्कीम्स जैसे पीएम किसान सिंचाई योजना है, ठीक है, उसको हम पढ़ सकते हैं। कब वो लॉन्च की गई थी, कौन से ईयर में था, तो उसको आप साथ में मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। और इरिगेशन के रिगार्डिंग एक डाटा और भी आता है, वो ये कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो है वो पानी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो मैकेनिज्म है उसको हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, और उसके रिगार्डिंग सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव है उसको भी हम देख सकते हैं। साथ में एक, जैसे हम इरिगेशन की बात कर रहे हैं तो चीफ सोर्स ऑफ इरिगेशन तो अब हिमाचल है, हिमालयन स्टेट है। तो यहाँ पर एक तो रिवर्स है कि जो जो हिमालय की नदी है जो पेरिनियल रिवर है, मतलब वो सदाबहार उसमें पानी रहता है। मानसून के टाइम पे जो है वो आपका रेंज, अगर बात करें हम यहाँ पे ड्यूरिंग मानसून तो वो रेन फेड रहती है, लेकिन जब मानसून नहीं होती है तो ग्लेशियर्स का पानी जो है वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं और वो पानी उसमें रहता है। तो ये कंसेप्ट को हम यहाँ पर लिंक करके पढ़ सकते हैं और इरिगेशन सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश को भी सारा कवर कर सकते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है रावी, ब्यास, सतलुज, चेनाब, इनको पढ़ सकते हैं। इवन एक यमुना, गिरी, छोटी रिवर्स को भी पढ़ना है, गिरी, इनको भी हम साथ में पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद कनाल्स है, तो कनाल्स में हमारे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कनाल बनती है वो बनती है इंदिरा गांधी कनाल। तो ये इंदिरा गांधी कनाल और प्लस इससे जुड़ता है पौंग डैम। एक पौंग डैम हो गया और दूसरा जो एक पौंग डैम और दूसरा डैम आता है जो कि जहाँ पे ये दोनों सतलुज और ब्यास मिलती है, वो वाला रीजन, इसको भी हम पढ़ सकते हैं, प्लस साथ में भाखड़ा डैम। क्योंकि ये कनाल क्रॉस होती है तो ये भी इरिगेशन का ही काम कर रही है। ये कब बनी थी, कौन से ईयर में बनी थी, उसको भी हम साथ में लिंक करके पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद है चीफ स्टील इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ द स्टेट। अब यानी कि ये क्वेश्चन लिंक करता है एक तरह से इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ कि करंट में कौन सा है। तो मतलब जहां पर इंडस्ट्रीज है, तो ऊना, सिरमौर और सोलन रीजन जो है वो फेमस है इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रियल हब है। लेकिन इसके बाद ना हमें एक चीज और माइंड में रखनी है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, वो है खादी एंड विलेज बोर्ड का। जो खादी एंड विलेज वाली जो इंडस्ट्री है ना, ये विलेज बोर्ड, ये लोकल लेवल पर हैंडलूम में अगर हम बात करें, इसको इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो हैंडलूम वाले सेक्टर को हम पढ़ सकते हैं। जो जो टॉपिक्स मैं साथ में बता रहा हूँ उनको लिखते जाना, और इन पर अगर आप अलग से स्टडी करके पढ़ लेते हो तो इकोनॉमी इसी से प्रिपेयर हो जाएगी। हैंडलूम वाला फैक्टर जो यहाँ पर आता है ना, इसमें जो है वो आपका जीआई टैग को आप साथ में पढ़ सकते हैं कि हिमाचल से जो है वो कितनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जीआई टैग मिला है और कौन कौन से प्रोडक्ट है और कहाँ से वो बिलोंग कर रहे हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है इदू मिशमी ट्राइब से रिलेटेड। ये ट्राइब जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है, अरुणाचल प्रदेश से। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो है अदर 3 स्टेट्स है वो तीनों अभी न्यूज़ में चल रही है। देखो उड़ीसा जो है वो फेमस रहता है साइक्लोन्स की वजह से, साइक्लोन्स की साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से उड़ीसा हमेशा न्यूज़ में रहता है। प्लस उसके बाद उड़ीसा दूसरे नंबर पर न्यूज़ में रहता है क्योंकि यहाँ पे एक तो आपकी महानदी रिवर है और दूसरा यहाँ पर मैंग्रोव्स भी होते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट हो गए। केरला इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि केरला में लैंडस्लाइड हुए हैं। तो लैंडस्लाइड यानी कि वेस्टर्न घाट, तो आप वेस्टर्न घाट को साथ में पढ़ सकते हैं कि वेस्टर्न घाट में जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है। मुझे बताएंगे कि वेस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक कौन सी है। हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट। सर अनाईमुड़ी। सोच लो। नीलगिरी हिल्स में कौन सी है। अनाईमुड़ी। हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट, फिर नीलगिरी हिल्स में कौन सी है। देखो, आप सही कह रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रखो। जो नीलगिरी हिल्स है उसमें आती है डोडा बेटा, और जो अच्छा। आपका वेस्टर्न घाट है उसमें जो हाईएस्ट पीक आती है वो आती है अनाईमुड़ी। और ये अनाईमुड़ी है, इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली हाइट है वो है 2700 मीटर। अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ कि 2700 मीटर के अराउंड जो है वो इसकी हाइट है। देन उसके बाद असम को पढ़ सकते हैं। असम में भी फ्लड्स आ रहे हैं, तो असम जो है वो इंपॉर्टेंट है।
अरुणाचल प्रदेश के रिगार्डिंग जो पॉइंट्स और पढ़ने हैं, एक तो सबसे पहले याद रखना या नामचा बारवा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। सेकंड में हमें याद रखना है कि जो आपका जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर को जो है वो आपका असम अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है। क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछा गया ऑलरेडी। थर्ड आपको यहाँ से जो पॉइंट पढ़ना है वो ट्राइब्स पढ़नी है कि अरुणाचल प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है वो कौन कौन सी है। तो इस तरह से करंट बेस्ड अप्रोच के साथ जो है फॉलो किया जा सकता है और ये टॉपिक्स को कवर किया जा सकता है साथ के साथ में। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज जॉर्डन। अभी मेडिटेरियन सी के रिगार्डिंग ना ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से आती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो रिस्पॉन्सिबल है स्नोफॉल के लिए। और इस बार अगर हम देखें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज इफेक्ट हुई है। भारत हिमाचल में स्नोफॉल यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो रीजन है, हिमालयस का जो रीजन है हिमाचल प्रदेश में, इसमें जो है वो कम स्नोफॉल देखा गया है, तो जिसकी वजह से ये टॉपिक न्यूज में बन जाता है। साथ में हमें ये याद रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो यहाँ बॉर्डर शेयर कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, कि जब यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड लेवल पर कि अगर वर्ल्ड लेवल पर कुछ भी होता है तो उसका इफेक्ट जो है वो क्या पड़ेगा। पहली जो स्टेटमेंट है यहां पर वो है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू द कैपिटल फाइट। अब यहां पर ये क्या कहा जा रहा है कि अगर यूएस क्या कर रहा है, टाइट मतलब वो डॉलर की वैल्यू को क्या कर रहा है, अगर यूएस में डॉलर की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया तो दैट मीन डॉलर की वैल्यू रेज होगी। अगर मार्केट में डॉलर इजीली से इजीली अवेलेबल हो रहा है तो दैट मीन्स कि डॉलर की वैल्यू कम है। लेकिन अगर मार्केट में डॉलर इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है तो इसकी वजह से इसका मतलब क्या होगा, डॉलर का प्राइस बढ़ेगा, तो मतलब कैपिटल फ्लाइट होगा। देन उसके बाद यहां पे कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फ्रेम्स विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। अगर कोई ऐसा अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग रहता है तो उस केस में डेफिनेटली है कि अगर डॉलर का प्राइस हाई हुआ तो अभी हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा। थर्ड स्टेटमेंट यहां पर है, डिवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसीज डिक्रीजेस ड्यू टू द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। अब ये गलत है क्योंकि अगर अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी नॉर्मल कंडीशन में डॉलर का प्राइस है 100, लेकिन ये टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो हुई और डॉलर का प्राइस हो गया 150, तो उस केस में यहां पर क्या हुआ, हमारी करेंसी में डिवैल्यूएशन हुआ ना, कि हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई डॉलर के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में, तो थर्ड स्टेटमेंट हो जाती है गलत। इसके बाद नेक्स्ट है, ये केसेस इंक्रीज किए, बैक्टीरियल डिजीज है और ये जो डिजीज लिंक करती है यूएसए के साथ लिंक करती है, गलती से भी इसका चाइना मत करना, ये डिजीज जो है वो यूएसए के साथ लिंक करती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी डिजीज है केयसनॉर फॉरेस्ट डिजीज, और ये कहां पर रिकॉर्ड किए गए इसके केसेस, अभी कर्नाटका में, ये न्यूज में है तो इस टॉपिक को हम पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है, ये इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत रेयर पूछे जाते हैं, बट लेकिन चांसेस मल्टीपल टाइम रहते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे एक बारी का एचएस का पेपर उठाकर देखोगे अगर प्रीवियस आप कुछ टाइम पहले का, तो उसमें जो है एक तमिलनाडु गवर्नमेंट की एक स्कीम थी मिड डे मील की, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो दैट मीन्स अदर स्टेट्स की जो यूनिक स्कीम्स है उनको भी पढ़ सकते हैं करंट में, तो ये स्टैटिक करंट का पार्ट बनता है। तो वही ये है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है, तो ये किया मध्य प्रदेश ने। तो जितनी भी यूनिक स्कीम्स है लाइक रायथू बंधु, रायथू भरोसा, ठीक है, और जो भी स्कीम्स है स्टेट्स की, अदर स्टेट्स की, तो उनको स्पेशली रिलेटेड टू द हेल्थ, हेल्थ और एजुकेशन या फिर वुमेन, इन तीनों से रिलेटेड अगर कोई स्कीम्स है जो अदर स्टेट्स ने लॉन्च की है तो उसके बारे में जस्ट इतना तो याद कर लो कि ये किस स्टेट की स्कीम है। नेक्स्ट उसके बाद आता है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस, ये भोपाल ने जो है वो होस्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड्स बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। तो सबसे पहले तो यहां पर ये क्लियर होता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है वो रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो हमें याद रखना है यहां से वो ये कि ये पैरामीटर्स है, कौन सा नहीं है, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। और वर्ल्ड बैंक कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर,
समिट हुई थी सर कोई वर्ल्ड बैंक, और उसमें हाँ समिट तो हुई थी, लेकिन कौन से ईयर में एस्टेब्लिश्ड हुआ था? ईयर नहीं याद। ईयर क्यों नहीं याद? 1945 के आसपास। 1944 ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, जिसके बाद जो है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों बने थे, और इनको भाई भाई कहा जाता है, ट्विंस ब्रदर। ठीक है। हाँ जी, ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट है जो क्वेश्चन है नेक्स्ट इसमें, वो है 11th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? नो पॉवर्टी तो जितने देखो 169 या 167 टारगेट्स, अप्रॉक्सीमेट 169 है शायद, 169 टारगेट्स और 17 गोल्स 2015 में अडॉप्ट किए थे, और टारगेट है 2030 तक इनको अचीव करने का। इनको पूरा याद कर लो किस में क्या है। मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, और यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो आप इसी को ही फॉलो कर सकते हैं डायरेक्टली, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट में नो पॉवर्टी आता है, दूसरे में जीरो हंगर आता है, देन उसके बाद गुड हेल्थ एंड वेलबींग आ रहा है, फोर्थ में क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, फिफ्थ में जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। और ये 17 के 17 गोल्स आपको मेंस में दिखने के काम आएंगे कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन में। सिक्स्थ में आता है क्लीन एनर्जी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उसके बाद अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी आता है सेवंथ में। एट्थ में आता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ में आता है इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। टेंथ में आता है रिक्वायर्ड इनक्वालिटीज, सॉरी रिड्यूस्ड इनक्वालिटीज, रिक्वायर्ड नहीं, रिड्यूस्ड इनक्वालिटीज। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, उसके बाद रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। क्लाइमेट एक्शन 13 में आता है। फोर्थ आता है लाइफ बिलो वाटर, मतलब 14th में। फिफ्टींथ आता है लाइफ ऑन लैंड। 16th आता है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। 17th में आता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट याद करने हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 13th, और उसके बाद 10th, ये जो है वो हम याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे, पूछ सकते हैं। उसका नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट क्रेडिट असिस्टेंट टू रूरल हाउस होल्ड? अब यहां सीधा सिंपल याद रखना, नबार्ड डायरेक्ट पैसा नहीं देता। बस एक फैक्ट याद रखना कि नबार्ड जो है वो डायरेक्ट पैसा नहीं देगा, प्लस साथ में आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि ये बने कब कब है। इनके फाउंडिंग ईयर जो है वो याद कर लो साथ में, क्योंकि पूछ सकते हैं। नाबार्ड तो फिर है ही एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, तब क्यों नहीं देता? डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड करता, इनडायरेक्टली देता है। नबार्ड थ्रू अदर बैंक्स, नबार्ड थ्रू आरआरबी, नबार्ड थ्रू कॉपरेटिव्स पैसा देगा, डायरेक्ट नहीं देगा कभी। अच्छा, ओके सर। हाँ। और जो नबार्ड है ये बनाया गया था 19, रीजनल रूरल बैंक जो बने थे वो बने थे 1975, ऑलरेडी मेंशन्ड है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, जितना इंफॉर्मेशन जरूरी है सब यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। देन उसका नबार्ड की अगर हम बात करें तो वो बना है 1982 में। ईयर बेसिक याद रखने जरूरी है। उसका नेक्स्ट है टर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ये दोनों जो है वो किससे लिंक करती है? बैंकिंग ऑपरेशन से। यानी कि आरबीआई के पास ये जो है वो आरबीआई की पावर्स है, आरबीआई इसके थ्रू जो है वो ऑपरेशंस कंडक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से लिंक करता है, यानी कि बैंक सारथी, इनका मेन काम क्या है? इन शॉर्ट सिंपल समझो कि बैंक का एक बंदा जो विलेज में रहेगा और वो बैंक की तरह परफॉर्म करेगा, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को दूर दूर बैंक न जाना पड़े। सिमिलर सारा का वो कुछ अपनी फीस काटेगा, और 10 रुपए जैसे चार्जेस काटते हैं वो काटेगा अपनी फीस, और बाकी सारा काम जो है वो बाकी सारी जो है वो सर्विसेज बैंक की प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है इफ इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन द इकोनॉमी। अब कंसेप्ट क्लियरली समझना, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, मतलब कॉपरेटिव को अगर हम कॉपरेटिव से ही समझते हैं, फॉर एग्जांपल पहले कॉपरेटिव पर टैक्स लगता था 50%, अब कॉपरेटिव का जो वो टैक्स है उसको कम करके 30% कर दिया, तो मतलब कॉपरेटिव के पास ज्यादा पैसा बच रहा है। कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो इंडस्ट्री है उसके पास ज्यादा पैसा बच रहा है। हाँ जी। जब वो ज्यादा पैसा बचेगा तो वो उसको इन्वेस्ट कर सकता है कहीं पे, तो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, इस तरह से कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं इकोनॉमी के। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें है इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग एस आर आर
तो देखो ऐसा इसमें क्या है, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशो, यानी कि इसको एक तरह से रेपो रेट भी कहा जाता है। इन शॉर्ट क्लियरली समझने के लिए आसान भाषा में, अब ये क्या कर रहे हैं, इसमें स्टेटमेंट कहा गया है, इट अनेबल्स द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक कैन क्रिएट। दिस इज करेक्ट, ठीक है। यहां पर सेकंड स्टेटमेंट ये कहा जा रही है कि टू प्रिवेंट टू मेक द पीपल्स डिपॉजिट विद बैंक सेफ एंड लिक्विड। मतलब यहां पर जो ये एस आर आर है, इसका जो मेन काम है वो ये है कि लोगों अगर पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसको सेफ रखना, ये जो है वो बैंक का ड्यूटी है। अभी नेक्स्ट उसके बाद आता है टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट। यूपीएससी में तो ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट ऐसी आ रही है जो बहुत ज्यादा जो है वो आपका एकदम से डायरेक्टली कह रही है कि ये तो बिल्कुल सही है, तो उसको वो गलत हो सकती है। यहां पर एक्सेसिव प्रॉफिट की बात नहीं की जा रही, नहीं होगी। देन उसका नेक्स्ट है टू फोर्स द बैंक टू सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट। फोर्स नहीं करते। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट आती है वो फर्स्ट एंड सेकंड आती है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इन्वेस्टमेंट वाला। देन उसका नेक्स्ट है यूनियन बजट से रिलेटेड, कि हमारा जो यूनियन बजट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर द नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड और नॉन प्लान्ड दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, पढ़े हैं आपने ये पहले, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड? नहीं सर। इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी फिर तो मैम, और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा फिर। प्लान्ड मतलब ऐसा हो सकता है जैसे बजट में जो आए वो प्लान्ड। हाँ, और नॉन प्लान्ड मतलब जो बजट में नहीं आया। नहीं। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कि जो सरकार को करना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरी, अलाउंसेस, सब्सिडीज वगैरह, ये सब सरकार को करनी है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर सरकार बोलती है यार इसमें जो है वो सरकार कहती है कि हमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, ये जो है वो हमें रोड बनाना है, तो वो हो गया प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अगला है सेल्स टैक्स से रिलेटेड टूथपेस्ट के ऊपर, ये थोड़ा सा जीएसटी से पहले वाला क्वेश्चन है। तो टैक्स जो है वो सेल टैक्स, अगर सेल्स का टैक्स अगर हम बात करें तो वो एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये जो है वो टैक्स इम्पोज्ड और कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट में आता है। अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 12th 5 ईयर प्लान वाला। और 5 ईयर प्लान बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी 5 ईयर प्लान है 1951 से लेकर, सबसे पहले तो ये याद कर लो 5 ईयर प्लान का रूटीन क्या है। जैसे 1951 से लेकर 56 है, फिर 56 से लेकर 61 है, फिर 61 से लेकर 66, फिर उसका 3 रोलिंग प्लान आते हैं, 61 से लेकर 70, फिर उसका बाद 71 से 77 इमरजेंसी के टाइम पे एक्सटेंड किया गया, फिर 2 प्लान आते हैं, फिफ्थ और सिक्स अलग अलग। तो ये इसमें क्या कर सकते हैं आप कि हर प्लान में जो इंपॉर्टेंट हुआ है उसकी लिस्ट बना लो। इवन मैंने ये नोट शेयर करे हुए हैं ग्रुप में ऑलरेडी। जो 12th 5 ईयर प्लान है उसमें फोकस किया गया है फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में। उसके बाद ये नेक्स्ट टर्म है इन्फ्लेशन का, कि इन्फ्लेशन अगर होगी तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो इन्फ्लेशन अगर होती है तो उस केस में जो डेबिटर होते हैं उन्हें जो है वो फायदा होता है, और अगर इन्फ्लेशन होती है तो उसमें बॉन्ड होल्डर्स को भी फायदा होता है, नहीं बॉन्ड होल्डर्स को नुकसान होता है। अब वो कैसे सर? देखो, बॉन्ड की वैल्यू कम हो कम ज़्यादा बढ़ जाती है। अब मान लो अगर कोई बॉन्ड था तो उसकी वैल्यू अभी इतनी ही, बॉन्ड होल्डर से नए बॉन्ड खरीदने हैं, इन्वेस्ट करने हैं, तो उस केस में उनको नुकसान होता है। फिर ये जो पूरा टर्म चलेगा इकोनॉमी का, तो वहाँ आपको पूरा क्लियर बताऊंगा कि कैसे इसका इफेक्ट पड़ रहा है। डिसगर्स्ड इन जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारा फेस करता है। इसमें ये है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो जीरो रहती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई काम 4 लोग कर सकते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी 8 लोग वहां पर लगे हुए हैं उस काम को करने के लिए, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो 100% ही रहेगी, या 100 ही रहेगी। प्रोडक्टिविटी फाइनल है कि 4 लोग कर रहे थे तब भी 100 प्रोडक्टिविटी आ रही थी, 8 लोग कर रहे थे तब भी 100 प्रोडक्टिविटी आ रही है। तो लेकिन जो 4 लोग एक्स्ट्रा हैं वो डिसगर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है ये क्वेश्चन है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लिक्विडिटी। तो सबसे पहले करेंसी आती है, कि सबसे पहले पैसा है। उसके बाद आता है कि डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, ये इंक्लूड होगा। देन उसके बाद सेविंग्स होती है, जो सेविंग की लिस्ट होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में आता है जो टाइम स्पेंड पे, जो टाइम डिपॉजिट होते हैं बैंक में।
इसका क्या मतलब हुआ सर, डिक्रीजिंग सरकार के पास ऑर्डर? पैसा कैसे जा रहा है, कैसे लिक्विडिटी बैंक में मैनेज हो रही है। डिक्रीजिंग ऑर्डर उसका। हाँ जी। इसके बाद 124th क्वेश्चन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई कंडक्ट करवाता है। मैं इसमें से आपको जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा फैक्ट बन रहा हो, जिसमें थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा, वो करवा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इकोनॉमी एक टफ सब्जेक्ट रहता है अगर पहले नहीं पढ़ा है तो। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है आरबीआई जब क्या करता है, आरबीआई इट्स बिकम आरबीआई की ड्यूटी कि वो लिक्विडिटी को मेंटेन करना। जब आरबीआई लिक्विडिटी को मैनेज मैनेज करता है तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। जब आरबीआई लिक्विडिटी को मैनेज करता है तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मॉनेटरी मेजर करता है। और ये मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है आरबीआई की, इसमें जो है वो 6 मेंबर्स होते हैं। 3 जो है वो गवर्नमेंट साइड से होते हैं और 3 आरबीआई साइड से होते हैं। अब यहाँ पर जब आरबीआई क्या करता है, जो सरकारी की प्रॉपर्टीज है उनकी सेल और परचेज करता है, तो उसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नेक्स्ट आता है इसमें ये आता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय द बैंक इन इंडिया कंस्टिट्यूट टू द लैंडिंग। अगर जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अगर बैंक को करनी है तो वो कौन कौन से सेक्टर्स में करते हैं। वीकर सेक्शन को पैसा प्रोवाइड करते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को पैसा प्रोवाइड करते हैं, और एग्रीकल्चर में प्रोवाइड करते हैं। इससे के बाद सोशल वेलफेयर के लिए भी जो है वो पैसा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो इंक्लूड हो जाता है वीकर सेक्शन के अंदर ही। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि है क्या। क्या समझते हैं आप फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व है इनसे। सर, जो फॉरेन करेंसी है हमारे पास, हम्म। फॉरेन करेंसी जो हमारे पास हमने रिजर्व करके रखी हुई। हाँ, जो फॉरेन करेंसी, तो उसमें वैल्यू कैसे आती है वो ये है कि हमारे पास कैसे कैसे वैल्यू है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉरेन करेंसी एसेट्स है, मतलब हमारे पास सबसे ज़्यादा यूएस डॉलर है। फिर उसके बाद गोल्ड होल्डिंग्स है जो आरबीआई के पास है, और फिर एसडीआर। एसडीआर किसके हैं, आईएमएफ का है एसडीआर। जो आपका आईएमएफ है इसका जो है वो एसडीआर है। कब बना था आईएमएफ, अभी हमने डिस्कस किया था। 1944 ब्रेटन नहीं। वुड कॉन्फ्रेंस के बाद। हाँ, अलॉन्ग विद वर्ल्ड बैंक। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच सर, वन ऑफ द इसमें गोल्ड फॉलोइंग। क्यों नहीं आना चाहिए था? वैसे गोल्ड क्यों आता है इसमें? गोल्ड क्यों नहीं आता, गोल्ड अच्छा गोल्ड नहीं कैरी करके रखता आरबीआई अपने पास। गोल्ड में तो सारी रखा वैल्यू तो है। है पर फॉरेन एक्सचेंज में कैसे है ये? उतने वैल्यू का हम गोल्ड खरीद लेते हैं ना। अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन एस्पेक्ट। मतलब ऐसा क्या होगा जिसको बहुत इन्फ्लेशन कहा गया है। जब रीपेमेंट ऑफ द पब्लिक डेबिट, मतलब सरकार जब अपना कर्जा वापस कर रही है। बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस द बजट, मतलब अगर बजट को फाइनेंस करने के लिए भाई सरकार को लोगों से पैसा लेना पड़ रहा है। बोरिंग फ्रॉम बैंक टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय बजटरी डेफिसिट। मतलब डिफरेंस बिटवीन वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। ओके, रेवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब बजट का डेफिसिट मतलब सरकार के पास खर्चा करने के लिए पैसा ही नहीं है भाई, उनका पास रेवेन्यू कलेक्शन बहुत कम हुई है। तो उस केस में जब एक्सट्रीम इन्फ्लेशन की जो कंडीशन होती है उसमें यह कहा गया है कि सरकार जब नया पैसा छापने के लिए विवश हो जाती है तो उसको कहा गया है एक्सट्रीम कंडीशन इन्फ्लेशन की। जैसे जिम्बाब्वे में वो जिग हाँ करेंसी, नई करेंसी। बिल्कुल, या फिर अगर हम बात करें तो भारत में भी ऐसा कभी हो सकता था पॉसिबली 1990s के टाइम पे। बट बहुत रेयर केस में होता है क्योंकि पैसा छापने के लिए इतना इजी नहीं होता। अगर सरकार के पास अथॉरिटी है तो वो इसका मतलब है नहीं कि कभी पैसा छाप दे, नहीं, उसके लिए एक सिस्टम होता है पूरा का पूरा। उसके बाद नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम। पैसा सेम है, मार्केट में पैसा धीरे धीरे उतना ही आ रहा है, ठीक है। when there is an increase in demand for money, लेकिन पैसा बढ़ गई है, मनी की डिमांड बढ़ गई है, तो देयर विल बी, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उससे इंक्रीज होती है मनी की डिमांड। जैसा अभी हमने यूएस डॉलर के केस में पढ़ा था कि अगर वो यूएस डॉलर के प्राइसेस बढ़ा रेट वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी।
सिमिलर ऐसा होगा कि अगर भारत में यहाँ पर रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है तो हमारे मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री एक्स विल necessarily to have occur if, यहाँ पर क्या है, देयर इज अ कैपिटल फॉर्मेशन इन द एक्स। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री एक्स किसके ऊपर डिपेंड करती है? देयर इज अ टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में टेक्निकल प्रोग्रेस होती है, ठीक है, लेकिन इंक्लूड नहीं कर रहा है, ऐसा डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लिंक करती है किसके साथ? कैपिटल के साथ। सबसे पहले पैसा भी होना चाहिए। चार चीजें चाहिए होती है ना, लैंड कैपिटल लैंड कैपिटल और उसके बाद लेबर, और एक इंपॉर्टेंट और आता है, फोर्थ कौन सा आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से, जिसके बाद जो है वो कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो यहाँ पर चारों में से तीसरी चीज मेंशन कर रखी है कि जो कैपिटल है वो होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा, पैसा चाहिए तभी इन्वेस्टमेंट होगी, और इन्वेस्टमेंट होगी, जॉब जनरेट होगी, जॉब जनरेट होगी, ग्रोथ होगी, तो वो डेवलपमेंट होगी। तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ का फैक्टर आ गया। तो इसलिए कैपिटल होनी जरूर होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ से आपका इकोनॉमी का कोई लिंक नहीं करता डायरेक्टली। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम होती है टोटल गुड्स एंड वैल्यू प्रोड्यूस्ड इन बाय अ नेशनल्स इन अ डोमेस्टिक इन अ इकोनॉमी, मतलब एक डोमेस्टिक इकोनॉमी में एक साल में, एक साल के अंदर जितनी भी टोटल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसको इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। अब यहाँ पे एक फैक्टर अप्लाई होता है नेशनल इनकम की, जब हम बात कर रहे हैं ना, और ग्रॉस नेशनल इनकम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सब कुछ इंक्लूड होता है, जीडीपी प्लस डेप्रिसिएशन। ये पढ़े हैं आपने कंसेप्ट? ये जीएनपी, हाँ जीडीपी, जी, थोड़े थोड़े। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब ग्रॉस नेशनल की बात करें तो यहाँ पर जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन, ये दोनों इंक्लूड हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाती है नेट नेशनल प्रोडक्ट की, नेशनल लेवल पर बात हो रही है, तो यहाँ पर जो हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है उसको बाहर निकाला जाता है जीडीपी से। उसके बाद नेक्स्ट है ये उपास्थिति पोर्टल है, उपस्थिति, अगेन मैं इसको गलत बोल रहा हूँ, उपस्थिति पोर्टल। ये जो है वो लॉन्च किया है, ये किया है झारखंड की सरकार ने। उपस्थिति मतलब अटेंडेंस। अटेंडेंस, झारखंड की सरकार ने कहा कि जो हेल्थ केयर स्टाफ है उसके लिए ये अटेंडेंस पोर्टल रहेगा, और ये भी डिजिटल होगा। उसका नेक्स्ट है गुड मॉर्निंग को जय हिंद के साथ रिप्लेस करने का प्लान जो है वो हरियाणा सरकार ने किया 15 अगस्त से। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन आता है नागासाकी डे, जो 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। हिरोशिमा डे कब किया जाता है? 6 अगस्त। क्या हुआ था इस दिन? बॉम्ब गिराए थे यूएसए ने। किसके ऊपर? हिरोशिमा और नागासाकी। अच्छा जी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है विच इंडियन रेसलर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस 57 किलोमीटर कैटेगरी एट द पेरिस ओलंपिक गेम्स। अमन शेरावत ने जो है वो ये, और आई थिंक शायद ये यंगेस्ट इंडियन भी बना है जिसने कोई मेडल लाया है ओलंपिक्स में। हाँ जी, 21 है इनकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है 35th क्वेश्चन, 135th क्वेश्चन, विच कंट्रीज वुमेन नेशनल वॉलीबॉल टीम वॉन द गोल्ड मेडल एट द फोर्थ CAVA वुमेन वॉलीबॉल नेशनल लीग 2024? तो याद रखना ये इंडिया ने जीता है, और ये आई थिंक शायद नेपाल में हुआ है, और नेपाल को डिफीट भी किया है उन्होंने। इसका नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पार्टनर द यूनिसेफ टू प्रमोट फादर्स इन्वॉल्वमेंट इन एनकरेजिंग ब्रेस्ट फीडिंग? ये इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। उसके बाद ये 1000 सेल सैटेलाइट, ये जो है वो इनिशिएटिव स्पेस एक्स का है, और ये चाइना जो है वो इसको विद स्पेस एक्स जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। चाइना का ये इनिशिएटिव है। अगला भी जो है वो ये पोर्ट से रिलेटेड आता है, और बांग्लादेश न्यूज़ में चल रहा है, तो बांग्लादेश के पोर्ट्स को इग्नोर मत करना। तो ये जो आपका मंगोला पोर्ट है, इसका जो है वो टर्मिनल पे जो है वो भारत को जो है वो ऑपरेशनल राइट्स मिल गए हैं, लेकिन अभी वहाँ पे सब कुछ सिस्टम चेंज हो गया। अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी, तो उसके बाद अभी जो है वो वहाँ पे जो क्राइसिस आए हैं उनको रिस्टोर करने के लिए जो फोकस किया जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि जो ऑपरेशनल राइट्स मिले हैं वो थोड़े से डिले हो जाएं। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है।
प्लस मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स जो है वो बॉर्डर शेयर करती है बांग्लादेश के साथ? सर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। मेघालय और त्रिपुरा। वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। मिजोरम, मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम भी है सर। असम, असम तो है। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय। कितना 4 है। किलोमीटर, कितना किलोमीटर बॉर्डर है? याद नहीं है सर, पर सबसे ज़्यादा है। 40-96। 40-96। इसके बाद नेक्स्ट आता है विच कंट्री, ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें ऐड कर रहा है ऑस्ट्रिया। देन उसका नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, ये 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया था, बिल्कुल करंट। और मैंने इसमें कुछ अगस्त का करंट भी इंक्लूड किया है। देन उसका नेक्स्ट है ये विच कंट्री होस्टेड द 46 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो है वो इंडिया ने होस्ट किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये पूछ सकते हैं, लाइट में आ सकता है ये। वर्ल्ड हाँ नेचर जी। कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को होता है। इसका फेट मनी और डिजिटल रूपी। फेट मनी मतलब लीगल टेंडर मनी, जिसकी जो जैसे 100 रुपए का नोट है ना, उसको कहा गया है फेट मनी। मतलब उसमें जो लिखा है वो एक लीगल टेंडर है और सरकार उसको बैक करती है बाय बाय रेगुलेशंस। सरकार ने कहा है, मैं वो कहा है ना कि मैं सरकार 100 रुपए धारक हूँ, 100 रुपए हाँ जो है जी। वो हाँ जी। धगरा जो ये पर्सन है उसके पावर देती हूँ। तो वो मतलब इसको बोलते हैं फेट मनी, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो सरकार बैक कर रही है। डिजिटल रूपी डिजिटल करेंसी होता है, जो आरबीआई का भी इनिशिएटिव है और आरबीआई इसके ऊपर वर्क कर रहा है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है इसमें, सॉरी, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट इन 2024। बिजनेस समिट की यहां पर बात की जा रही है और ये याद रखना ये इंडिया है, इसका आंसर होगा इंडिया। देन उसके बाद नेक्स्ट है जो इसमें मिसाइल है, ये न्यूज में है, इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली अप्रूव किया है इसके प्रोडक्शन के लिए, वो है अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल। तो मिसाइल्स तो सारी की सारी पढ़ लो जितनी भी है, और जो न्यूज में है और जो बाहर से ली है वो तो सारी याद कर लो। मिसाइल्स के साथ एयरक्राफ्ट भी याद कर सकते हैं, लाइक जैसे रफेल हो गया। ठीक है, और एयर डिफेंस वाले भी याद कर लो सारे के सारे। 4-5 कंट्रीज के तो याद करने हैं, एक रशिया का याद करना है, एक यूएसए का याद करना है, एक ईरान का याद करना है, एक इसराइल का याद करना है। भारत का तो याद नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन ये 4 कंट्रीज का तो याद करके ही चलो, क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट एक बुक है India@100, ये मैम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। केवी सुब्रमण्यम ने जो है वो इसको लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है बुक। नेक्स्ट उसके बाद 147 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग, या इसमें कहें वाट लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप है, तो वो है शुगर केन। और शुगर केन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों जगह में ग्रो की जाती है। पहले पंजाब हरियाणा वाले रीजन में ज़्यादा होती थी, अभी महाराष्ट्र वाले रीजन में ज़्यादा होती है। तो मतलब क्या है कि दोनों का होता है कि ट्रॉपिकल में और सब ट्रॉपिकल दोनों जगह हो रही है। साथ में एक फैक्ट याद करना कि ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री है। शुगर केन अगर वो गन्ने होता है बहुत भारी होता है, लेकिन गुड़ बनने के बाद वैल्यू कम हो जाती है, वो वेट कम हो जाता है, फिर उसका शुगर बनती है तो प्राइस बढ़ जाता है, लेकिन और वेट कम हो जाता है। तो वेट लूजिंग इंडस्ट्री है ये। कंडीशंस बहुत ज़रूरी है याद करनी शुगर केन की। रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए होती है, और टेम्परेचर 21 से 27, यानी कि एक मॉडरेट टेम्परेचर इनको चाहिए, हॉट विद मॉडरेट टेम्परेचर। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये बिल अभी न्यूज़ में है, बिल पार्लियामेंट में आया और उसमें कहा है कि अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनानी चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग ये फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पर ये याद रखना कि ये एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि 2005 में बाय बाय मेकिंग ऑफ एक्ट पार्लियामेंट ने कानून बनाया था जिसके थ्रू ये बनी थी। इसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और स्टेट लेवल पे कौन हेड होता है? सीएम। ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीसी साहब होते हैं वो हेड होते हैं इसके। अभी नेक्स्ट है
क्वेश्चन यहाँ पर है, इट इज हेडेड बाय द होम मिनिस्ट्री, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हो जाते हैं गलत। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेमिंग पॉलिसीज, ठीक है, पॉलिसीज बनाने में, और लेइंग डाउन द गाइडलाइंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये काम तो इसका है ही है डेफिनेटली। और आपने ये अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन? हाँ जी सर, किया था। सही हुआ था? हाँ जी। ओके। नेक्स्ट उसके बाद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सारी की सारी स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट है। एक क्वेश्चन यहाँ से मैं आपसे पूछता हूँ कि जो ये रिवर से रिलेटेड आता है, रिवर राइट से रिलेटेड, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो कौन से ईयर में बना है? इसका ईयर आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। 1993। 93। 1993, कमेंट बॉक्स से रिप्लाई करने से पहले ही बता दिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर बेस्ड है, और इसके जो सारी स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है। ये मेंस का क्वेश्चन थोड़ा बनता है, और अलाइड में इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस काफी कम रहते हैं। G219 हाईवे, हाईवेज के ना नाम चेंज किए हैं, तो जो नए वाले नाम है ना उनको थोड़ा याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अक्साई चीन से क्रॉस करता है ये। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज विन बैक्स, इसमें ना साथ में ही लगा है, देखो याद रखना है, वी से विन मतलब वियतनाम, ठीक है, और यहां पर ठीक है इंडिया वियतनाम ज्वाइंट एक्सरसाइज, इंडिया और किसके बीच में होती है? ये इंडिया और वियतनाम के बीच में होती है, बांग्लादेश नहीं है यहाँ पे। अच्छा। विम्बैक्स जो है वो याद रखना है, इंडिया और वियतनाम के बीच में होती है, ज्वाइंट बायलेटरल जो है वो एक्सरसाइज है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लासिकल डांस, ठीक है, 15th सेंचुरी का, आसाम से तो सतरिया ही आता है, ये कभी कंफ्यूज मत होता। ओडियाई उड़ीसा में आता है, बिहू आसाम में होता है, लेकिन ये एक तरह से इंडियन क्लासिकल डांस में वो नहीं इंक्लूड होता, और इसमें न्यू वैष्णविज्म का नहीं आता कंसेप्ट। थंगता ये सिक्किम से लिंक करता है। कोंकण बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच में होती है। कौन कौन से याद रखना, कौन कौन यूके जाएगा? कौन कौन? ठीक है, युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। अजय वॉरियर, अजय वॉरियर, अजय वॉरियर यूके के साथ होती है। तो एक हो गया ना, कौन 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 जो है वो यूके जाएगा, फिर दूसरा लिखना अजय और वॉरियर यूके जाएंगे। अजय वॉरियर तो यूके के साथ होती है। हाँ जी, मिलिट्री एक्सरसाइज है। अजय आर्मी ओके। है जो कभी हारी नहीं अभी तक, इसलिए इसका नाम अजय वॉरियर रखा है। मालाबार होती है जापान के साथ, यूएसए के साथ, फ्रांस के साथ शक्ति, ठीक है, फ्रांस के साथ तो हमारी तीनों एक्सरसाइज होती है, एयर डिफेंस और तीनों, और उनके एक तो शक्ति एक्सरसाइज है, और वरुण शायद कुछ ऐसी करके भी है, ये तीनों भी याद कर लेना। तो ये जितनी की चारों कंट्रीज है ना, इनके साथ जो भी एक्सरसाइज हो रही है ना उनको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये स्पीशीज है, और इसका आयुसियन स्टेटस पूछा गया है, तो वो है वनरेबल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, तो सार्क का मेंबर है। I2U2 में कौन है? इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए। बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड होती है मैम? बिम्स्टेक में श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, हाँ जी। म्यांमार और थाईलैंड। ओके। RCEP का मेंबर जो है वो भारत नहीं है, इसमें 10 एशियन कंट्रीज आती है, और उसके बाद 5 टू कंट्रीज आती है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, और एक कंट्री इसमें और इंक्लूड होती है, आई थिंक शायद RCEP की कंट्रीज में जो और इंक्लूड होती है वो कौन कौन सी है, बताओ, आप ही बताओ, मुझे तो याद नहीं आ रही। नहीं सर, मेरे को भी नहीं इसका पता। ऐसा नहीं हो सकता मैम, आपको आनी चाहिए। देखो RCEP में जो कंट्रीज इंक्लूड हो रही है, सबसे पहले तो याद रखना चाइना, सबसे इंपॉर्टेंट, चाइना सबसे पहले यहाँ होगा। उसके बाद साउथ कोरिया, जापान होगा यहाँ पे, वियतनाम होगा, फिलीपींस होगा, कंबोडिया होगा, न्यूजीलैंड होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार। यूएसए यूके नहीं होंगे इसमें, सॉरी। तो इसमें जो मेंबर्स होंगे वो होंगे आपके, एक बार और रिपीट करते हैं, जो RCEP में 10 एशियन कंट्रीज के बाद चाइना होगा, साउथ कोरिया होगा, जापान होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। भारत ने इसको ज्वाइन नहीं किया है। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को होता है, और इंडिया ने टीबी एलिमिनेशन का टारगेट रखा है बाय 2050।
2025। 2025, नॉट 50, सॉरी। उसके बाद ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। मेडिटेरियन सी वाला अगेन। नेक्स्ट उसके बाद है गल्फ ऑफ मन्नार, सॉरी गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये याद रखना कि फर्स्ट मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व है। इस तरह के क्वेश्चन लाइट में पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट लास्ट। तो जितने भी आपके फर्स्ट लास्ट है ना, जैसे रामसर साइट्स हो गई, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, या फिर टाइगर रिजर्व हो गए, जो अभी लेटेस्ट बने हैं, जो पहला था, इनके तो याद कर ही लेना। फर्स्ट और लास्ट तो याद करने जरूरी है, ये स्टैटिक फैक्ट होता है। डुगोंग है तो डुगोंग के बारे में सबसे पहले याद रखना, पूरी इंफॉर्मेशन इसे एक लाइन में है। डुगोंग जो है वो क्या, इंडेंजर्ड मेराइन एनिमल है। और ये जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो मेराइन नेशनल पार्क इसका मेन अट्रैक्टिंग है। कहाँ पर है ये गल्फ ऑफ मन्नार? गुजरात के साथ है सर, गल्फ ऑफ कच्छ के साथ ऊपर वाली तरफ को। वही। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है वू हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ पॉलिसी ब्रीफ टाइटल्ड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ने जो लॉन्च किया, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, काफी आने के चांसेस रहते हैं इसके, इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, वर्ल्ड बैंक और नासा, इन तीनों के बारे में पढ़ सकते हैं। मैंने नासा का आपको फाउंडिंग ईयर बताया था कि नासा कब एस्टेब्लिश्ड हुआ है। एक ट्रिक बताई थी इसको याद करने के लिए, क्योंकि नासा उस ईयर में एस्टेब्लिश्ड हुआ है जब डीआरडीओ एस्टेब्लिश्ड हुआ है। 1958। 1958 है। और इसरो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ है? 1960 के आसपास है। 1969। क्यूबिट ये लिंक करता है क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू 0। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन, और ये पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है असम, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इन असम। ये कहां पर है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दो दो बार आ गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, ठीक है। मानस कहाँ पर है? असम में। नमेरी कहाँ पर है? असम में। राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, इट इज इन ऑल्सो असम। देन उसका नेक्स्ट है मेडन एक्सरसाइज है। ये जो एक्सरसाइज है किसके बीच में हुई है? इंडिया फ्रांस यूएई के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप, पहला। देन उसका फर्स्ट एडिशन जो है वो 2023 में गल्फ ऑफ मन्नार में हुआ था। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। नीम कोटेड यूरिया, ये नीम कोटेड यूरिया अगर हम इसको थोड़ा सिंपल सेंस में समझेंगे ना, तो नीम कोटेड यूरिया का हम यूज करते हैं प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, क्रूड ऑयल से रिलेटेड है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक है लेकिन काफी टाइम से रिपीटेडली जो है वो काफी अगर आप देखोगे तो उसमें पूछा जा रहा है ये नीम कोटेड ये इसका क्रूड ऑयल वाला, तो इसको पढ़ सकते हैं। क्राइसिस का जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट। उसके बाद G20 में कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड हो रही है? G7 है सर। जी, पहले G20 डिस्कस करते हैं, फिर G7 करेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा लिंक करके पढ़ते हैं। G20 की कंट्रीज बताओ मुझे, वो ज्यादा कंट्रीज है, इजी रहेगा थोड़ा। यूरोपियन यूनियन है और 19 कंट्रीज। गुड आंसर। नाम बोलो कंट्रीज के। इटली, इटली एक, यूएसए, कनाडा, ठीक है। ब्राजील, ब्राजील, फ्रांस। फ्रांस। मेरे को पता था ना 20 याद नहीं होंगी, क्योंकि चलो देखो मैं बताता हूँ आपको। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया यानी कि रशियन फेडरेशन, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएसए और यूरोपियन यूनियन। प्लस एक नया और ऐड हो गया है, दैट इज योर अफ्रीकन यूनियन, अच्छा। जो कि समिट अभी 2024 का समिट कहां पर हो रहा है?
जर्मनी। ब्राजील लिख भी रहा हूँ मैम। और उसके बाद 25 होगा साउथ अफ्रीका में। इस बार ब्रिक्स का समिट भी ब्राजील में हुआ था। अच्छा, ओके सर। ठीक है, तो G7 का जो समिट है वो कहाँ पर, ये जो रिसेंट जापान में हुआ है, लेकिन G7 में जर्मनी और टर्की इंक्लूड होते हैं क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7? G7 में कौन है ये बताओ। G7 में है सर यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जापान और टर्की है? टर्की नहीं है। टर्की की जगह कौन है? ऐसा ही वर्ड है, बिल्कुल जैसा कंट्री की है ना, ऐसा ऐसा ही एक नाम आता है। इटली। इटली। अब नहीं भूलेगा आपको कभी ये। टर्की नहीं होगा, इटली होगा उसकी जगह। नेक्स्ट उसके बाद है जतन, ये पोर्टल है डिज फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ द म्यूजियम्स की रिलेटेड। कोविन, ये कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीनेशन वाला ऑनलाइन प्रोग्राम था, वो शुरू किया था। बुदापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, क्योंकि साइबर क्राइम जिस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं ये पूछा जा सकता है। और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री। और ये कहाँ पर किया है, इसका आंसर आपको बताना है कि ये जो सेंटर एस्टेब्लिश्ड हुआ है ये करंट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद है जीरो बेस्ड बजटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूनियन बजट। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इसको किया था 2016-17 में। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। सत्यमेव जयते की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट स्पीच यूजुअली बिगन विद द ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशनल जो सैल्यूटेशन है उसमें सत्यमेव जयते, इससे जो है वो शुरुआत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज्ड फॉर द गवर्नमेंट प्लान फॉर इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर अपकमिंग फिजिकल ईयर? तो उसके लिए बजटरी एस्टीमेट की इतना एस्टीमेट लगाया जाता है कि इस साल में इतना खर्चा हो सकता है, ऐसा कुछ करके। प्लानिंग कमीशन कब खत्म हो गया था? 2014 में। अलाइड में क्वेश्चन पूछ रखा है कि प्लानिंग कमीशन आया कब था, कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था प्लानिंग कमीशन? 1950। 50। हाँ जी। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद रोलिंग बजट का मतलब क्या हो गया? रोलिंग बजट का मतलब हो गया जिसमें रोल करते करते थे ना कि वो रोल करते करते इस तरह से चल रहे हैं और बीच में ही सब कुछ मैनेज करते जाएंगे, तो वही बजट हो गया कि एडजस्टमेंट जो है वो साल भर में करते रहेंगे, एक साल नहीं करना कुछ नहीं, सब कुछ धीरे धीरे डिसाइड करते रहेंगे कितना खर्चा कहाँ का क्या क्या करना है, एक साथ पैसा नहीं डिसाइड करना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सारा मैं आपको जब इकोनॉमी क्लास लगाएंगे उसमें सारे कवर करवाऊंगा ये टॉपिक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज करता है IMF। हाँ जी। रोलिंग, ये इसका क्या मतलब मेरे को समझ नहीं आया। रोलिंग का मतलब हो गया ना, जैसे अभी सरकार फिक्स कर देती है कितना पैसा, भाई 1 करोड़ रुपए खर्च करना है, हाँ जी। ठीक है, एक 1,000 करोड़ रुपए खर्च करना है, ऐसा सरकार प्लान करती है, पूरा प्लान कर लिया, हम्म। तो ये प्लान हो गया। लेकिन रोलिंग प्लान में क्या होगा, एडजस्टमेंट और अपडेट वो धीरे धीरे करते रहेंगे, नहीं अभी 50 कर लेते हैं, पर ये फिक्स नहीं करेंगे कितना करना है। अच्छा, जैसे 9,000 लिख दिया कि हेल्थ को दे दिया, मतलब कितना क्या करना है वो बाद में रोलिंग। बताते भी नहीं है, बस करते जाएंगे, एडजस्ट करते जाएंगे बस, एक तरह से एग्जैक्ट खर्चा नहीं बोलेंगे कितना हो रहा है। अच्छा। डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन के साथ, कितनी वर्किंग एज पॉपुलेशन कहाँ पे क्या काम कर रही है, ठीक है, और कितनी एज जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन, कितनी यंगस्टर है जो कि काम करने योग्य है, तो 15 से लेकर 49 एज। और इसके रिगार्डिंग फैक्ट है कि अभी हमारी पॉपुलेशन जो है वो आई थिंक शायद 33% के अराउंड जो है वो हमारी जो है वो वर्किंग एज में है। लेकिन बाय 2040 ये 30 नहीं है, ये 38 के करीब है शायद। और बाय 2040 ये जो है वो 28% हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी 2040 के अराउंड। ये लो बर्थ रेट और डेथ रेट के साथ है, ये जो है वो डेमोग्राफिक जो है इकोनॉमी में आता है। इसमें ये कहा गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कौन कौन लिंक कर रहे हैं किस किस तरह से, और उसके कोड यहाँ पर दे रखे हैं। तो अगर हाई बर्थ रेट होगा, जहाँ पे हाई बर्थ रेट यानी कि, और डेथ रेट जो है वो लो है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होगी। 100 लोग पैदा हुए एक बारी में, लेकिन 10 मरे। दूसरी बार में क्या हुआ, 100 अगेन पैदा हुए, लेकिन 5 मरे। तो यहाँ पर कितने हो गए, 200
और मरे कितने, सिर्फ 15। दूसरे केस में होता है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, 100 ही लोग मर रहे हैं लेकिन 50 लोग मर जा रहे हैं। 100 लोग दूसरी बार में पैदा हुए, 50 मर गए, तो यानी कि जो पहली बार पैदा हुए थे वो चले गए। तो यहाँ पर क्या है कि इस केस, ये केस अप्लाई, दूसरा केस ये हो गया। तीसरा केस होता है लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। लो बर्थ यानी कि पैदा भी कम हो रहे हैं और मर भी कम रहे हैं, तो वो भी एक स्टेबल चलती है। तो इसमें कौन सी सबसे ऊपर अप्लाई होती है, जो डेथ रेट वाली होती है सबसे पहले ये आती है, फिर तीसरे नंबर वाली आती है, फिर फर्स्ट नंबर वाली। एक कंडीशन अप्लाई होती है कि सर लो बर्थ और लो डेथ, मतलब कम ही पैदा हो रहे हैं और मर भी कम ही रहे हैं। उसके बाद बजट से रिलेटेड है, एक तो याद रखना बजट की जो टर्म है वो कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं कर रखी है। वहां पे क्या कहा गया है बजट की जगह, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। और आर्टिकल 112 जो है वो बजट से लिंक करता है। बजट जो है वो पहली बार, बजट फॉर द फर्स्ट टाइम बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 7 अप्रैल 1853। सबसे पहले बजट इंट्रोड्यूस किया गया था 1860 में। ठीक है, और कौन थे हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इस टाइम पे यहाँ पे, इस टाइम याद नहीं है सर। इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मैकुले। लॉर्ड मैकुले कब आया था मैम? लॉर्ड कैनिन थे इस टाइम पे। लॉर्ड मैकुले तो है वो आपके, लॉर्ड मैकुले तो 1853 में थे और वो लॉ मेंबर थे। और यहाँ पे जो बजट जो पेश किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने वो थे जेम्स विल्सन। अच्छा, हाँ जी। उसके बाद इंटरिम बजट, शॉर्ट टर्म बजट होता है, ठीक है, जो कि एक इलेक्शन ईयर में आता है, जिस साल इलेक्शन हो रहे होते हैं उस साल जो है वो बजट इंट्रोड्यूस होता है, थोड़े बहुत खर्चे के लिए, जब तक इलेक्शन नहीं होता है तब तक। According to Article 116 of the Constitution, a vote on account represent an advance payment to the government from the Consolidated Fund of India for meet immediate expenditure requirement. अब यहाँ पर ये कंसेप्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये इंटरिम बजट सबसे पहले क्लियर होगा कि क्या होता है इंटरिम बजट। जिस साल इलेक्शन होने होते हैं उस टाइम जो बजट आता है उसको कहते हैं इंटरिम बजट, काम चलाऊ बजट भी हम इसको कह सकते हैं। वोट ऑन अकाउंट क्या मतलब, क्या होगा कि जब आपको एडवांस पेमेंट निकालनी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो उसके लिए जो है वो आपका जो सिस्टम फॉलो किया जाता है वो क्या जाता है, वोट ऑन अकाउंट। और इसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस होता है। बिना अप्रोप्रिएशन बिल के आप पैसा नहीं निकाल सकते कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो अगर अब अप्रोप्रिएशन बिल में टाइम लग जाता है, तो उस केस में यहां पर वोट ऑन अकाउंट फॉलो किया जाता है कि अगर कोई इमीडिएट एक्सपेंडिचर आता है उसकी रिक्वायरमेंट को फिल करना है तो उसके लिए आपको ये वोट ऑन अकाउंट ले सकते हैं। बजट से रिलेटेड है डिफेंस आउटले 11.1%। फिस्कल डेफिसिट, हाउ डज द फिस्कल रिवाइज्ड फिस्कल डेफिसिट इन बजट एज कंपेयर टू द प्रीवियस एस्टिमेट, तो 0.5% इंक्रीज हुआ है हमारा। ये भी डायरेक्ट बजट से क्वेश्चन है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब सर हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेवेन्यू, घाटा। जब हमारा खर्चा ज़्यादा है और रिसिप्ट कम है। ठीक है, गुड। टर्म्स तो आपको अच्छी क्लियर है मैम। ये कंप्रेस्ड बायोगैस रिलेट करता है क्वेश्चन नेक्स्ट, उसके बाद बिल्कुल फैक्चुअल है, टू द पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो ये कह रहा है कि विच डॉक्यूमेंट आउटलाइन द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। तो ये किस में हो रहा है, सिर्फ बजट में। और बजट बजट को क्या कहते हैं हम, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा आर्टिकल है? 112। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है what is the primary source of revenue for the Indian government according to the union budget। तो हमारे पास प्राइमरी सोर्स क्या है, जीएसटी। जैसे पहले जमींदारी सिस्टम होता था वैसे आजकल जीएसटी है। पैसा कलेक्ट करो, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का मीडियम जीएसटी। कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ है जीएसटी? 2014। 2000, आर यू श्योर? हाँ जी सर, 101 अमेंडमेंट से आया था। 2011 शायद।
बहुत बढ़िया। 2011 मोदी जी लेकर आए थे इसको, इतना तो याद है। 2017 में, 17। 1 जुलाई 2017, केम ओके इन सर। इफेक्ट। स्लैब्स कितने इंटरेस्ट की जीएसटी में? 4 है ना? 5%, 12%, 5%। हाँ जी। 18%, 18 तो नहीं रहा शायद, बट 28%। ये बेसिक है जब इंट्रोड्यूस हुआ था। गोल्डन जैकल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसमें सबसे पहले तो याद रखना कि इट इज लोकेटेड इन द स्नो कवर हिमालयन टेरेन। स्नो कवर्ड में नहीं हम इसको कह सकते, ठीक है, ये सबसे पहले याद रखना। और एंडेंजर्ड स्टेटस नहीं है इसका। ये आपको मीडियम साइज का वॉल्फ है एक तरह से, ठीक है। और इसमें एक फैक्ट आता है, वो ये कि लीस्ट कंसर्न है। इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है दैट इज लीस्ट कंसर्न। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 में इस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये जो है वो आपका इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। काला माता, पेती नंगा, नगा, सॉरी, पेती और तस्की, तिस्की, ये जो पोर्ट्स हैं, ये तीनों के तीनों जो है वो पोर्ट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, विच स्पेस एजेंसी रिसर्चर्स कंडक्टेड द फायर्ड स्पेस फूड एक्सपेरिमेंट। तो ये जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कंडक्ट किया है, बिल्कुल फैक्चुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये गांधी जी से रिलेटेड है। इन विच सिटी द इंडियन नेवी कमोरेट्स द 130th एनिवर्सरी ऑफ द महात्मा गांधी सत्याग्रह। तो ये डरबन में किया था उन्होंने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। नेक्स्ट उसके बाद है ये कारी इशाड़ मैंगो, ये जीआई टैग कर्नाटका से। और ये एक तरह से कहीं ना कहीं लोकल विंड्स वो भी है, लोकल शावर्स भी हैं, मैंगो शावर वगैरह हो गए वो सब करके। उसका ये भी करंट से लिंक करता है, जिसने इलीगल वेस्ट डंपिंग ऑन रोड को इम्प्लीमेंट रिवॉर्ड, मतलब यहाँ पे एक तरह से क्या किया है कि विच स्टेट हैज इम्प्लीमेंटेड अ रिवॉर्ड सिस्टम टू रिपोर्ट इलीगल वेस्ट डंपिंग। अगर कोई ऐसा करता है तो वो बताता है तो उस केस में उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो वो केरला ने शुरू किया है। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान ये शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। विच कंट्री हैज emerged एज अ ग्लोबल लीडर इन डिजिटल पेमेंट्स फॉर द 202 ईयर। तो इसमें भारत जो है वो लीड कर रहा है। 198 क्वेश्चन है। जीआई टैग गुलाबी, ठीक है, ये मीनाखरी, ये जो है वो उत्तर प्रदेश से लिंक करती है। नेक्स्ट उसका 99 क्वेश्चन है, डीजी यात्रा, ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। और लास्ट क्वेश्चन है, नुत्री गार्डन प्रोजेक्ट, ये जो इनिशिएटिव है ये कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के साथ एसोसिएट कर रहा है? तो ये कर रहा है लक्षद्वीप के साथ। तो ये थे हमारे पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन जो कंप्लीट हुए।